हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो पॉलिटी से संबंधित जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र करवाया गया है तो उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हम संविधान के भाग नंबर 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान का नंबर जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 में किसके बारे में बताया गया है? तो इंडिया दैट इज भारत, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत है और राज्यों का एक संघ है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद 1 में हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। नोट लगा के देखते हैं कि भारत है वो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात यहाँ पर संसद को शक्ति है कि वो नए राज्यों को गठन कर सकती है, उसमें सीमा में परिवर्तन कर सकती है और कोई भी राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे कि यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है कि राज्य की अनुमति या सहमति के बाद में ही जो संसद है वो कुछ कार्य कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं। नए राज्यों का प्रवेश करने की जो शक्ति है वो संसद के पास में ही है। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्किम है उसको 36वीं संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत ही भारत का 22वां राज्य बनाया गया है और सिक्किम के अंदर उस समय नामग्याल वंश का शासन था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों के गठन से संबंधित है और नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास में है? तो संसद के पास में ही है। तो संसद है किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में या क्षेत्र के अंदर परिवर्तन कर सकती है और यह कार्य संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही कर सकती है। ऐसे नहीं कि मतलब विशेष बहुमत की जरूरत होती है, साधारण बहुमत से भी ये कार्य कर सकती है। नहीं, ये कार्य करने से पहले राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस राज्य के विधानमंडल से भी राय ले लेनी चाहिए। वो राय है वो राष्ट्रपति माने न माने उसका कार्य है, लेकिन एक राय ले सकता है राज्य विधानमंडल से राष्ट्रपति के द्वारा ही। अगर कोई राज्य है वो राष्ट्रपति की बात नहीं मानता है या उसकी मर्जी चलाता है तो वहां पर अनुच्छेद नंबर 356 लगा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो वह अनुच्छेद 268 के तहत संविधान संशोधन है वो नहीं माना जाएगा। तो वहां पर संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन है, तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं अखंड भारत का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन है तो उसके द्वारा ही अलग पाकिस्तान की मांग है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना तो 3 जून 1947 को और इसके द्वारा ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग राज्य बना दिए गए थे। तो ये किसके द्वारा बनाए गए थे? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत थी। तो भारत के अंदर उस समय 565 रियासत थी और इसके अंदर मतलब 565 जो रियासत उनको उनके पास में 3 अधिकार थे। क्या तो भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो रियासती विभाग है इनका हेड है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही गाजर एंड स्टिक जो नीति है वो अपनाई गई है। जिसमें से 562 रियासत हैं वो तो मान गई थी, लेकिन जो 3 रियासत हैं वो नहीं मानी थी। तो कौन कौन सी रियासत हैं? हैदराबाद, तो हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही 1948 के अंदर विलय किया गया है। जूनागढ़ है, यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया था और जम्मू कश्मीर के अंदर विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा ही भारत में विलय किया गया था। तो उस समय वहाँ के महाराजा थे हरि सिंह, तो हरि सिंह के द्वारा ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 3 रियासत हैं, इनका विलय भी भारत के अंदर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद में भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी थी। एस के धर आयोग है वो बनाया गया था, 1947 में बना था और इसके द्वारा रिपोर्ट है वो 1948 में पेश की गई है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा इस रिपोर्ट में बताया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण है वो नहीं होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट किसने बताई थी? तो एस के धर आयोग के द्वारा बताया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इसने ये रिपोर्ट बताते ही जो तेलुगु भाषा है इसके आधार पर ही नए राज्यों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी और तेलुगु भाषा के ही 1952 के अंदर जो पोट्टी श्री रामलल्लू हैं इनकी अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो जो पोट्टी श्री रामलल्लू हैं इनकी अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी 1952 के अंदर। 1 अक्टूबर 1953 को ही तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। तो तेलुगु भाषा ही है आंध्र प्रदेश और ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है।
इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बना है, वो 1953 में बना था। 3 सदस्य थे इसमें, फजल अली, KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन तीनों का नाम हो याद रख लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो RS प्री एग्जाम हुआ था शायद 2016 के अंदर, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था KM पणिकर कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अन्य 2 सदस्य हैं उनका नाम क्या है, तो KM पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। इसमें अध्यक्ष हैं वो फजल अली थे। तो इसके द्वारा ही भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं, तो ये इसकी रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था। जबकि एस के धारा आयोग ने बताया है कि राज्य मतलब भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने बताया है कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन जाएं, क्योंकि पहला एक राज्य बन चुका है आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का है, और इसके अंतर्गत ही 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर किया गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी थे। तो उस समय 14 राज्य और 6 यूटी भारत के अंदर थे। अब आगे है कि जो 1 मई 1960 को ही बम्बई से मराठी भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, तो ये 1953 के अंदर तो आंध्र प्रदेश बन गया था। उसके बाद में 1 मई 1960 में ही जो मराठी भाषाई पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा पे गुजरात, तो ये 15वां राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात बना था। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर ही नागालैंड है वो नया राज्य बना था, तो ये 16वां राज्य बना है। और 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। 1 नवंबर 1960 को पंजाब से जो सिख भाषाई हैं वो पंजाब, हिंदी भाषा वाले हरियाणा और एक यूटी चंडीगढ़ है वो बना है। तो 17वां राज्य कौन सा बना था, तो हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश है वो यूटी से राज्य बना है, तो कौन से नंबर का, 18वां। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य था जो यूटी से राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश ही है। कब बना था, 1971 के अंदर, और ये 18वां राज्य बना है। आगे है कि 21 जनवरी 1972 को असम से अलग होकर ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो ये 3 राज्य बने थे। मेघालय 19वां राज्य है, त्रिपुरा 20वां राज्य है, और जो मणिपुर है वो 21वां राज्य है। तो असम से ही अलग होकर नागालैंड बना है, और असम से अलग अलग होकर ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर बने हैं। आगे देखते हैं कि 16 मई 1975 को ही सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ही, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ही सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था 1975 के अंदर ही। 20 फरवरी 1987 को ही असम से ही अलग होकर मिजोरम है वो 23वां राज्य बना है, और अरुणाचल प्रदेश है वो 24वां राज्य बना है। तो 23 और 24वां राज्य ये 1987 में बने हैं। 30 मई 1987 को ही गोवा है वो भी यूटी से राज्य बना है, तो ये 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन के तहत ही गोवा है वो यूटी से राज्य बना है। आगे देखते हैं कि जो गोवा है वो 1961 के अंदर ही ऑपरेशन विजय के द्वारा ही पुर्तगाल से स्वतंत्र करके ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 1961 के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, और 1987 के अंदर ही ये राज्य बन गया था 25वां। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है 26वां राज्य। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था 27वां राज्य, और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से अलग होकर झारखंड बना है 28वां राज्य। तो बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो इनका क्रम है वो याद रख लीजिएगा। अब वर्तमान में 28 राज्य और 7 यूटी थे। फिर 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना है, और ये नवीनतम राज्य कौन है वर्तमान में, तो तेलंगाना ही है। तो फिर 29 राज्य और 7 यूटी बन गए थे। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर राज्य है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर परिवर्तित हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान के अंदर भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली एंड दमन दीप है, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया है। तो जो दादर नागर हवेली और दमन दीप इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद में जो क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिलिंग है, इनकी स्थापना भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। इनके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं, और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। तो 5 है ये क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक है नॉर्थ ईस्ट। तो जो नॉर्थ वाली है इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साउथ वाली का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ईस्ट वाली का कोलकाता में है, और वेस्ट वाली का मुंबई के अंदर है। और जो एक मध्य है, मध्य के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज के अंदर है।
और जो नॉर्थ ईस्ट है इसका हेडक्वार्टर वो शिलोंग के अंदर है, और ये 1971 के एक्ट के तहत ही बनी थी। तो 1971 के एक्ट के तहत बनने वाला जो नॉर्थ ईस्ट है क्षेत्रीय परिषद और सभी हैं ये 1956 के एक्ट के तहत बनी हैं। आगे है कि वर्तमान में जो उत्तर पूर्वी परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 हैं। और पहले कितने थे, तो पहले 7 थे, और 2003 के अंदर ही सिक्किम इसमें शामिल होने के बाद में 8 सदस्य बन गए हैं। तो उत्तर पूर्वी जो परिषद इसमें वर्तमान कितने सदस्य राज्य हैं, तो 8 हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब नाम परिवर्तन देख लेते हैं, पहले नाम क्या थे और वर्तमान में नाम क्या है। तो संयुक्त प्रांत है इसका 1950 के अंदर ही नाम परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। मद्रास का 1969 के अंदर ही नाम 1969 के अंदर ही नाम परिवर्तन कर तमिलनाडु किया गया है। मैसूर का 1973 में ही नाम परिवर्तन कर कर्नाटक, उत्तरांचल का 2007 में उत्तराखंड, और उड़ीसा का 2011 के अंदर ओडिशा कर दिया गया था। तो ये नाम परिवर्तन कब कब किए गए हैं इनको भी याद रख लीजिएगा। हाल ही के अंदर केरल सरकार के द्वारा ही केरल राज्य का नाम है वो केरलम प्रस्तावित भी किया है, लेकिन अभी ये संसद के अंदर पारित नहीं किया गया है। तो केरलम राज्य की मांग है वो केरल के अंदर उठ रही है। अब देखते हैं कि भाग नंबर जो सेकंड है वो नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ये एकल नागरिकता है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ब्रिटेन से ग्रहण की गई थी भारत में। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 5 में संविधान के निर्माण के समय कौन भारत के अंदर था, तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो इस संविधान के प्रारंभ से ही भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 56 के अंदर जो पाकिस्तान से भारत आए हैं व्यक्ति वो भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 9 के अंदर विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 9 में उल्लेख है। अनुच्छेद 11 के अंदर ही संसद है वो नागरिकता संबंधी विधि है उसका निर्माण कर सकती है। तो इसका अधिकार किसको पास है, तो संसद के पास में ही है। संसद नागरिकता एक्ट 1955 के तहत ही भारत के अंदर जो नागरिकता के 5 तरीके हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके हैं। तो कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। जन्म से, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण और भूमि अर्जन के द्वारा ही। तो वंश परंपरा के मतलब जो माता पिता भारत के नागरिक हो, पंजीकरण मतलब पति भारतीय हो पत्नी विदेशी हो, तो वो 5 साल अगर भारत में निवास करेगी तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण तो विदेशी नागरिक हैं वो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और एक भूमि अर्जन, भूमि अर्जन का मतलब है कि किसी दूसरे देश की जो भी भूमि है वो भारत में अगर उसका विलय हो जाता है तो उसके जो भी व्यक्ति नागरिक हैं वो भारत के ही नागरिक समझे जाएंगे। तो नागरिकता संबंधित तरीके कितने हैं, तो 5 हैं। इन 5 को भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 का है और इसमें संशोधन है वो 2019 के अंदर हुआ था, जो कि CEA के नाम से जाना जाता है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ये लागू किया गया है 10 जनवरी 2020 को। और इस एक्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है उसको भी देख लेते हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत हुए अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कितने हैं, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। तो ये जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो भारत आए हैं ये अल्पसंख्यक अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और उनके निवास की शर्त है वो 11 साल की बजाय 5 साल ही कर दी गई है, अर्थात इनको 5 साल के बाद में ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये इसमें मुस्लिम है वो शामिल नहीं है, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई है वो शामिल है। अब इम्पोर्टेंट जो भाग देखते हैं, भाग नंबर 3, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। USA से ग्रहण किए गए हैं मौलिक अधिकार। मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के तहत ही विधिक अधिकार के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मेग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, एक अधिकार पत्र होता है। ये मेग्ना कार्टा जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग है वो 1215 के अंदर ही ब्रिटेन के राजा के द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32। तो ये जो 6 है ये मौलिक अधिकार है, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब इनकी डिटेल से और अध्ययन करते हैं। मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं ये केवल भारतीय नागरिकों
प्राप्त किए गए हैं। तो कितने अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए हैं। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। मौलिक अधिकार है, ये परिवर्तनीय है। अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 है ये इसके अपवाद है। अर्थात अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है तो भी अनुच्छेद 20 और 21 है ये इनका निलंबन है वो नहीं किया जा सकता। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 12 में तो ये राज्य की परिभाषा का है। अनुच्छेद 13 में अगर संसद द्वारा जो बनाई गई कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कानून या विधि को सुनने कर सकती है। तो अगर संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी कानून बनाकर उस विधि को सुनने कर सकती है। तो इसको ही जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं और ये यूएसए से ग्रहण किया गया है। अब देखते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है और विधि के समान संरक्षण ये यूएसए से ग्रहण किया गया है। तो विधि के समक्ष समानता है, इसमें कानून के समक्ष सभी समान है, अर्थात कानून के समक्ष हैं वो सभी समान हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हों। जबकि विधि के समान संरक्षण का मतलब है ये यूएसए से ग्रहण किया गया था कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। अर्थात बच्चे हैं तो बच्चों जैसा व्यवहार, बड़े हैं तो बड़ों जैसा व्यवहार, जैसी परिस्थिति उसी जैसा व्यवहार करना, ये ब्रिटेन के यूएसए से ग्रहण किया गया था विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 ये केवल भारतीयों को ही प्रदान किया गया है और इसमें 15(1) में राज्य नागरिकों के साथ में ही धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, तो इन पांचों का क्रम है वो याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 15(3) तो राज्य है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकती है। तो ये कोई अपवाद बनाए गए हैं। जो 15(a) में तो बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन राज्य है वो महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वो कर सकती है, तो इसके अपवाद हैं। अनुच्छेद 15(4) SC/ST से संबंधित है। अनुच्छेद 15(6) है इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ही शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ही आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण उपलब्ध करवाने किया गया था। तो ये अनुच्छेद है वो अब 103वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था 15(6). अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर। तो लोक नियोजन में समान अवसर से संबंधित अनुच्छेद 16 है। तो इसमें आधार 1 प्लस में 6, 7 है। पहले अनुच्छेद जो 15 था उसमें धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान और निवास था, जबकि उद्गम के आधार पर भी जो कोई है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 1 प्लस में 6, 7 किए हैं, तो इसमें निवास और उद्गम है वो अलग ऐड कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 16(3) तो राज्य अपने यहाँ पे भर्तियों निवास की शर्तें संबंधित हैं। अनुच्छेद 16(4) सरकार है वो समाज के पिछड़े लोगों जिनका सरकारी नौकरियों के अंदर ही अपर्याप्त प्रतिनिधि है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी कर सकती है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। आगे देखते हैं SC और ST समुदाय के लिए ही संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था। SC को 15% और ST को 7.5%। अनुच्छेद 340 के अंदर ही राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए भी आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसके अध्ययन के लिए भी एक आयोग बनाया गया था, OBC पिछड़ापन जांच आयोग। तो पहला आयोग बना था 1953 में, काका कालेकर आयोग। तो इसकी रिपोर्ट वो 1955 के अंदर पेश की गई थी, लेकिन इसके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया था। सेकंड आयोग है 1978 के अंदर ही BP मंडल आयोग। इसकी रिपोर्ट 1980 में पेश की गई थी और 1990 के अंदर ही VP सिंह सरकार के द्वारा ही जो BP मंडल आयोग है इसके तहत ही SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% आरक्षण देने की बात कही है। ये मामला है इस आरक्षण के बाद में ही ये 50% से ज़्यादा आरक्षण होने के कारण ही मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पूछ गया था इंदिरा साहनी केस 1992 के अंदर ही। तो इसमें बताया गया कि आरक्षण की सीमा हो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर ये संभव है। क्रिमिलियर हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, अर्थात जो पहले से सरकारी नौकरी के अंदर है या उनकी कंडीशन अच्छी है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये इसमें बात कही गई थी। अनुच्छेद 16(6) के अंदर तो ये भी EWS से संबंधित जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको 10% नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। तो 49 प्लस में 5, 10%। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर ही हुआ था ये। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक से संबंधित है।
ये SC/ST के विरोधी अत्याचारों को रोकने के लिए ही अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 बना था। और ये एक निरपेक्ष अधिकार है। जो मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष नहीं है, लेकिन जो अनुच्छेद 17 है वो निरपेक्ष अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत, अर्थात सैन्य या शिक्षा के अलावा सभी उपाधियों को समाप्त किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 18 के अंदर कहा गया है। पद्म पुरस्कार है, इनकी शुरुआत 1954 में की गई है, लेकिन जो ये पद्म पुरस्कार है ये उपाधियां नहीं है, तो इनकी शुरुआत 1954 में की गई है। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। तो 19(1) के अंदर 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 19(1)(a) तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) के अंदर शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(c) संगम सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंदर ही जोड़ा गया था। 19(1)(d) तो घूमने का अधिकार। 19(1)(e) निवास करने का अधिकार। 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। 19(1)(g) है वो व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार से संबंधित है। तो जो सहकारी समिति है इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंदर ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद नंबर 19(1)(c) के अंदर, अनुच्छेद 43(b) नीति निर्देशक तत्वों में, भाग 9(b) के अंदर, और अनुच्छेद है 243(z) से 243(z)(t) तक। तो ये अनुच्छेद है, तो इसके अंदर भी इसका उल्लेख है सहकारी समिति का ही। अनुच्छेद 20 के अंदर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अर्थात एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। डबल डीओ पार्टी केस से सुरक्षा होगी, अर्थात अगर ये अपराध किया है तो उस अपराध के लिए 1 बार ही दंड दिया जाएगा, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के अंदर सोडियम जो पेंटाओइल है इसका इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क है वो कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अंदर बताया गया है कि जो कार्य स्तर पर महिलाओं के साथ में यौन शोषण रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण जो केस हैं जो कि अनुच्छेद 21 से संबंधित ही हैं, तो विशाखा गाइडलाइंस 1997 है। पुट्टा स्वामी केस निजता के अधिकार से संबंधित है, जो आधार कार्ड वाला मामला है, तो ये 2017 में आया था। नवतेज कौर केस 2018 के अंदर, समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है, तो इसके तहत ये IPC की जो धारा नंबर 377 है वो समाप्त कर दी गई थी। सही समय पर इलाज परमानंद कटारा केस 1989 का है। बाबा रामदेव केस नींद लेने का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण में श्वास लेने का अधिकार MC मेहता केस। तो ये केस है वो वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21(1) तो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही जोड़ा गया था। RTE एक्ट तो राइट टू एजुकेशन है, ये 2009 के अंदर ही लाया गया था और लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। आगे है अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं के अंदर ही गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार भी है, अर्थात 24 घंटों के अंदर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 22 के अंदर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है, तो अनुच्छेद 23 वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम, मानव व्यापार पर रोक, तो ये अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक जो कारखाने हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो नहीं करवाया जाएगा, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। आगे देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष होगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और इसमें बताया गया है कि अगर सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, और जो हिंदू शब्द है उसमें जैन, सिख और बौद्ध शामिल हैं, तो ये इसके अंदर ही बताए गए थे अनुच्छेद नंबर 25 में ही। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। फीस ले सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं के अंदर ही धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के अंदर ही उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है, अर्थात कुछ ऐसी संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की जाती है, वहां पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता भी दी गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 28 में है। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है।
अनुच्छेद 29 देखते हैं। सभी अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 29 में है। अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर सभी जो अल्पसंख्यक हैं, ये 6 अल्पसंख्यक हैं, इनको अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है तथा मदरसों में जो दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा है वो अनुच्छेद नंबर 30 के तहत ही दी जाती है। तो इसका आधार क्या है? अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है। तो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 300 का है, विधिक अधिकार के अंदर शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। तो इसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर जो 32 है, इसको संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका इंग्लिश में नाम भी याद रख लीजिएगा, हैबिस कॉर्पस, अर्थात इसका अर्थ होता है बंदी को सशरीर उपस्थित कीजिए। तो जो बंदी है, जो पीड़ित है, उसको सशरीर उपस्थित कीजिए, इसका अर्थ होता है। तो 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार भी दिया गया है। और यह है लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति हैं, उन दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि लोक अधिकारी के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है। परमादेश मैंडोमस, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो लोक अधिकारी है, जो कि अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांट लगा सकती है। अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसका अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो जो उसका अधिकार है वो कार्य न करके कोई अन्य कार्य करता है, तो इसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जारी की जा सकती है। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, रोकना, और उत्प्रेषण सर्टेनिटी, तो इसका मतलब है प्रमाणित होना। तो प्रतिषेध मतलब होता है कि जो अगर कोई मामला है जो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो उसको रोक सकती है। उत्प्रेषण है कि वो मामला है वो मतलब उसकी सुनवाई की जा सक मतलब की गई है अधीनस्थ न्यायालय के अंदर ही उसकी सुनवाई की जा चुकी है, उसके बाद में उत्प्रेषण जो है वो रिट जारी की जा सकती है। नोट लगा के देखते हैं कि जो प्रतिषेध रिट है ये उस समय जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही है, और जबकि उत्प्रेषण कार्रवाई की समाप्ति के बाद में भी लाई जा सकती है। अनुच्छेद 33 सैन्य बल, सीबीआई, तो इनके विरुद्ध है और इसकी पावर है वो संसद के पास में ही है। अनुच्छेद 34 के अंदर मार्शल लॉ के दौरान ही व्यक्तियों के अधिकार है उनको सीमित कर सकते हैं, तो इसकी पावर भी संसद के पास में ही है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी संशोधन है इसकी अंतिम शक्ति संसद के पास में ही है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या व्यक्ति को जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? तो ये नहीं है। यार ये केस कौन सा? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ज्ञान कौर बनाम पंजाबवाद के अंदर ही बताया गया था कि व्यक्ति को जीने के अधिकार में मरने का अधिकार वो शामिल नहीं है। गर्भावस्था के अंदर ही भ्रूण का लिंग परीक्षण अपराध है, और यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजय शर्मा केस के अंदर ही बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि इसमें महिला के जो जीवन का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। आगे है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर ही कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 14, 19 और 31 है वो इसमें शामिल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साइंस की क्लास के लिए बोल रहे थे, तो जो साइंस की पीडीएफ है वो मैं संडे को डाल दूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप उसको पढ़ लेना।